नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल लेबर लॉ के बारे में, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के बारे में। ये लॉ ऑन वर्कर्स के लिए बना था जो काम के दौरान एक्सीडेंट, इंजरी या डेथ फेस करते हैं। इस एक्ट का मकसद है कि अगर कोई मजदूर काम करते वक्त चोट खा ले या उसकी मौत हो जाए तो एम्प्लॉयर उसके लिए कॉम्पेंसेशन दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन सिंपल इंग्लिश में। एक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। सबसे पहले इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स समझ लेते हैं। वर्कर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना इंजरी या डेथ की सिचुएशन में। एम्प्लॉयर की ड्यूटी फिक्स करना कि अगर काम के दौरान कुछ होता है तो वो कॉम्पेंसेशन दे। एक लीगल सिस्टम प्रोवाइड करना ताकि डिस्प्यूट्स इजीली रिजॉल्व हो सके। लिटिगेशन अवॉइड करना और क्विक रिलीफ देना अफेक्टेड वर्कर या फैमिली को। एक तरह से ये एक्ट सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल है। 2, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। एप्लीकेबल टू फैक्ट्री वर्कर्स, माइंस के मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वेल, रेलवे वर्कर्स, हैजर्डस मशीन्स यूज करने वेल वर्कर्स। नॉट एप्लीकेबल टू आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, वो लोग जो ईएसआई एक्ट के अंडर कवर्ड है और बेनिफिट्स ले रहे हैं। 3, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो एक्ट में बार बार आते हैं। एम्प्लॉई, सेक्शन 2, 1, डीडी, मैनुअल, क्लरिकल या टेक्निकल काम करने वे लोग जैसे रेलवे, शिप क्रू, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एटसेट्रा। सेक्शन 2, 1 ई, फैक्ट्री का मालिक, मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट जो किसी काम के लिए एम्प्लॉय रखता है। डिपेंडेंस, वाइफ, बच्चे, माँ, डिसेबल्ड भाई बहन जो वर्कर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। डिसेबलमेंट पार्शियल, जब वर्कर थोड़ा काम कर सकता है। टोटल, जब वर्कर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। 4, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी। सेक्शन 3, एम्प्लॉयर टैब रिस्पॉन्सिबल होता है जब एम्प्लॉय को काम के दौरान एक्सीडेंट हो, वो एक्सीडेंट का डायरेक्ट रिलेशन हो उसके काम से, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा बिना फॉल्ट प्रूव किए। नो फॉल्ट लायबिलिटी। अगर चोट का रीजन जॉब से कनेक्टेड है, कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर वर्कर ने जानबूझकर गलती की, नशा करके काम किया, एक्सीडेंट काम से रिलेटेड नहीं है। 5, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। कुछ जॉब्स में स्पेसिफिक डिजीजेस होने का रिस्क होता है, जैसे माइनिंग में सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस वर्क में एस्बेस्टोसिस, पेंट इंडस्ट्री में लीड पॉइजनिंग। अगर ये डिजीजेस शेड्यूल 3 में लिस्टेड है तो एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली लाइबल होगा। 6, कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा। सेक्शन 4, कॉम्पेंसेशन डिपेंड्स करता है वेज कितना था, इंजरी कितनी सीरियस है, एम्प्लॉय की आगे क्या थी, डेथ। 50% of monthly wage, schedule 4 factor, or 1,20,000 rupee, whichever is higher. Permanent total disablement, 60% of monthly wage factor, or 1,40,000 rupee, whichever is higher. Partial disablement, injury के percentage के हिसाब से temporary disablement, half monthly wage for recovery period। 7, कैलकुलेशन कैसे होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। Wage 10,000 rupees, age 35 years, factor 197.06, schedule 4 के अकॉर्डिंग अगर डेथ होती है 5,000 rupees, 197.069 lakhs 85,300 rupees, तो एम्प्लॉयर को इतना पे करना पड़ेगा। 8, नोटिस एंड क्लेम्स। सेक्शन 10, एम्प्लॉय को एक्सीडेंट के बाद जल्दी से नोटिस देना होता है एम्प्लॉयर को। डेट, टाइम और एक्सीडेंट का नेचर बताना होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ऑलरेडी अवेयर है तो नोटिस ना देना भी चल जाता है। क्लेम करने की टाइम लिमिट 2 साल फ्रॉम डेट ऑफ एक्सीडेंट और डेथ। 9, कॉम्पेंसेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेक्शन 8, अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है, कॉम्पेंसेशन कमिश्नर के पास डिपॉजिट होता है। वो वेरीफाई करता है कि कौन डिपेंडेंट है।
माइनर या डिसेबल्ड के लिए पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है। 10. रोल ऑफ कमिश्नर। सेक्शन 19। कमिश्नर एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है, एविडेंस रिकॉर्ड करता है, कॉम्पेंसेशन डिसाइड करता है। उसके पास सिविल कोर्ट जैसे पावर्स होते हैं। सिविल कोर्ट्स इस मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकती। 11. अपील कैसे होता है। सेक्शन 30। अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लॉ के क्वेश्चन पे। मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपी, टाइम लिमिट 60 days 12। पेनल्टीज। सेक्शन 18A। अगर एम्प्लॉयर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता, एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं देता, कॉम्पेंसेशन नहीं देता तो उस पर फाइन लग सकता है 50,000 रुपीज तक। ज्यादा सीरियस वायोलेशन पर जेल भी हो सकती है। 13. मेडिकल एग्जामिनेशन। सेक्शन 11। एम्प्लॉयर इंजर्ड वर्कर का मेडिकल टेस्ट करवा सकता है। अगर वर्कर मना करे बिना रीजन के तो कॉम्पेंसेशन रुक सकता है। 14. कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। सेक्शन 17। अगर कोई अग्रीमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉय कहता है कि मैं कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं करूंगा तो वो वॉइड माना जाता है, यानी एम्प्लॉयर उस अग्रीमेंट का फायदा नहीं उठा सकता। 15. इंपॉर्टेंट केस लॉस। प्रताप नारायण सिंह वर्सेस श्रीनिवास सप्ता 1976। इंजरी के तुरंत बाद कॉम्पेंसेशन देना जरूरी है, डिले नहीं चलेगा। न्यू इंडिया अश्योरेंस वर्सेस वीके नीलकंठन 1996। टेम्पररी वर्कर्स भी कवर्ड होते हैं इस एक्ट में। KSEB वर्सेस वत्सला कुमारी 1999। डेथ की सिचुएशन में डिपेंडेंट्स को फुल राइट्स है कॉम्पेंसेशन के। 16. रिलेशन विद अदर लेबर लॉज। ESI एक्ट के साथ डुअल बेनिफिट अलाउड नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट जैसे लॉज में भी सिमिलर कॉम्पेंसेशन मिलता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स या सेटलमेंट्स से ये राइट्स कैंसिल नहीं हो सकते। 17. मैरिट्स एंड डिमेरिट्स। मैरिट्स वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, फास्ट क्लेम सिस्टम, लीगल ऑब्लिगेशन फिक्स करता है, सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करता है। डिमेरिट्स कॉम्पेंसेशन लिमिट्स आउटडेटेड हो सकते हैं, क्लेम्स में डिले, सभी वर्कर्स कवर्ड नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग और कंप्लायंस वीक है। 18. लेटेस्ट अपडेट। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। गवर्नमेंट ने 2020 में एक सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया है जिसमें वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट, ESI, PF, मैटरनिटी बेनिफिट सबको कंबाइन किया गया है। इसे एक यूनिफॉर्म और डिजिटल सिस्टम बनेगा, लेकिन जब तक कोड इम्प्लीमेंट नहीं होता 1923 वाला एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है। कंक्लूजन तो दोस्तों, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 एक ऐसा कानून है जिसका फोकस है मजदूर की सुरक्षा पर। चाहे छोटी इंजरी हो या परमानेंट डिसेबलमेंट या डेथ, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है इस एक्ट के अंडर। इससे वर्कर्स को एक फाइनेंशियल शील्ड मिलता है और एम्प्लॉयर को ये मैसेज मिलता है कि सेफ्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इस एक्ट को याद रखें, ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये एक एथिकल लॉ है जो इंसानी जिंदगी की कीमत पे फोकस करता है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।